तो दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार दिशा करने फिर स्वागत करता हूँ और आज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांग मुंबई नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए आज आपका जो डिप्लोमा लेवल का 20-22 बैच का पेपर है। पहला पेपर हमारा जो है आईडी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर है, जो पेपर कोड P01 है। ठीक है, और उसका जो टाइम है 2 आवर है और 11 to 1 PM कंडक्ट हुआ है। आज उसका हम लैब को पेपर क्या उसका जितने ऑब्जेक्टिव हैं, जितने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स हैं, एग्जैक्ट उसका क्या जवाब होगा, आप उसके जानने के लिए आप हमारी दिशा अकेडमी चैनल से जुड़िए। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स करना भूले। ठीक है, और शुरुआत करते हैं। आपको हम प्रश्नों के माध्यम से चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आप यहाँ देख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर आपको हमारा पहला प्रश्न मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। उसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आईसीएफ स्टैंड फॉर। आईसीएफ स्टैंड फॉर मींस आईसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? हमारा पहला इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिजीज एंड हेल्थ। बी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ एंड डिजीज एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो जो पहले का जो हमारा करेक्ट जवाब होगा, जो उत्तर है उसका, वो बी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। बी विल बी करेक्ट आंसर। जो हमारा बी है ये करेक्ट आंसर। दूसरा हमारा है बर्थ टू 6 ईयर ऑफ एज इज क्रिटिकल फॉर। ठीक है, तो फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव एंड वेलबींग। तो जो एक क्रिटिकल एज आपका 0 से 6 वर्ष में दिया हुआ है, इसका जो है ये ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा आपका? डी विल बी करेक्ट आंसर। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा क्या कहता है जवाब, प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्फेजिया। तो जो तीसरे का जवाब है वो उसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन किसका उदाहरण है? इसमें चारों ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेटाडार्डेशन, एडीएचडी एंड एसडी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का उत्तर जो होगा वो बी होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे प्रश्नों को। और यहाँ आपका नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सेरेब्रल पॉलिसी कॉजेज बाय लेसन्स डैमेज टू द ब्रेन मसल्स। ब्रेन है, मसल्स है, माउथ एंड टंग्स है, स्किन। तो जो सेरेब्रल पॉलिसी में डैमेज होता है वो है ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड ए वाई डी फोकस्ड ऑन। यहाँ ए वाई जो नेशनल इंस्टीट्यूट है स्टैब्लिश इन मुंबई, वह किस डिसेबिलिटी पर वर्क करता है, किस डिसेबिलिटी को केंद्रित मान के काम करता है? स्पीच एंड हियरिंग, या फिर आईडी, या फिर ओनली हियरिंग, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी। जो 6 का जवाब होगा वो ए होगा। स्पीच एंड हियरिंग जो होते हैं उसको फोकस या उसको केंद्र मान को काम करता है। ठीक है, एंड सातवां हमारा प्रश्न देखते हैं, द डिसेबिलिटी विच नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी जो एंटी एक्ट कवर नहीं करता है? तो मेटाडार्डेशन, विजुअल एम्पेयरमेंट, ऑटिज्म या सेरेब्रल पॉलिसी। दोस्तों मैं बता दूं, जो विजुअल एम्पेयरमेंट है वही एक डिसेबिलिटी जिसको एंटी एक्ट नेशनल ट्रस्ट एक्ट उसमें अपने आप में शामिल नहीं करता है। बाकी जो एमआर है, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉलिसी और मल्टीपल डिसेबिलिटी एमडी को क्या करता है, ये शामिल करता है। एनटीए एक्ट 1999 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसका जो सातवां जवाब होगा ये बी होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, विजुअल एम्पेयरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न हमारा है एस्फेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ स्पाइना बिफिडा, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म या लेप्रोसी। ठीक है, जो हमारा एस्फेक्सिया डिसेबिलिटी यहाँ पर एसोसिएट संगठन बोलते हैं किससे संबंधित है, तो सेरेब्रल पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, नौवां हमारा है मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बेस्ड। किसका? मेडिकल क्लासिफिकेशन। आप पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखिए कि मेडिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, चिकित्सीय वर्गीकरण पूछ रहा है। ठीक है, चिकित्सीय वर्गीकरण जो आपके आईडी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो किसको 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 शामिल करता है? तो आईक्यू को भी शामिल करता है, नो डाउट, एंड कॉजेस को एंड करंट परफॉर्मेंस लेवल को शामिल करता है। तो कहा जाएगा? जवाब जाएगा डी। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी, तो इसमें प्रश्न पूछा इसका पूर्ण रूप क्या होगा? द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर द यूनाइटेड नेशनल डिसेबिलिटी
पार्टनरशिप, या फिर द यूनाइटेड नेशनल डाइवर्स प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। तो जो 10वें का जवाब होगा वो ए होगा, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 10वें का ए। यहां तक रहा दोस्तों आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 के 10 जवाब में सही बताया गया है। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं आप कितने नंबर आज गेन करके आए अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, और अब बढ़ते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे सभी आप कंपलसरी करने हुए हैं। ठीक है, दूसरा खंड में देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांग इज लोकेटेड एट चेन्नई। तो नहीं, ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की वादियों में। एंड आपका दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरा 90 dB हियरिंग लॉस इज क्लासिफाइड एज मॉडरेट हियरिंग लॉस। तो नहीं, ये मॉडरेट हियरिंग लॉस 90 dB हियरिंग लॉस नहीं कहते हैं। तो दूसरा भी हमारा क्या हुआ? गलत। पहला दूसरा गलत हो गए। तीसरा हमारा ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बेशक डेफिनेटली राइट है, ये ट्रू है। ठीक है, एंड सेरेब्रल पॉल्सी इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये जो हमारा सेरेब्रल पॉल्सी है तंत्रिकी कार है। तो फोर्थ नंबर का भी जवाब जो हमारा होगा करेक्ट है, ट्रू है। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 इंक्रीज द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो ये 5% हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में देखा तीनों जो हमारे तीसरा चौथा पांचवा है ये सब हमारे क्या है? ट्रू है। ठीक है, क्या है? ये सब हमारे क्या है? ट्रू है। ठीक है, और जो हमारा पहला है दूसरा है ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स तरफ, जो हमारा तीसरा खंड है प्रश्नों का। पहला प्रश्न इसमें है, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज नोन एज। ठीक है, स्क्रीनिंग, तो हम इसको कहते हैं डेवलपमेंटल। ठीक है, डेवलपमेंटल जो होता है स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इन डॉट 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 टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी 4 लिम्स आर अफेक्टेड। वह सेरेब्रल पॉलिसी को क्या कहते हैं? इसमें 4 अंग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक, कितने? 4। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? TRIELEGIA, क्वाड्रिप्लेजिया को बोलते हैं सेरेब्रल पॉलिसी को टाइप से जिसके मतलब 4 लिम्स हमारे मतलब 4 अंग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है, एंड तीसरा हमारा है एज पर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। कुछ देखा है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 से रिलेटेड 1 2 3 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में काम देता है ये। एंड एज पर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 डेफ मींस पर्सन हैविंग डीबी, यहाँ कितने डीबी पर्सन को हम डेफ बोलते हैं, हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। ठीक है, दोनों कानों कितने डीबी की ह्रास होनी चाहिए, इसको हम स्टेप बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं 70 डीबी। 70 डीबी हियरिंग लॉस को क्या बोलते हैं? हम डेफ बोलते हैं। ठीक है, एंड हमारा जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा जो है कि नियर साइटनेस इज कॉल्ड। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? वैसे यह प्रश्न अगर देखा जाए तब तक के एसएसबी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम बोलते हैं MY, एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ अच्छा दिखेगा आपको, मायोपिया। ठीक, MOPOI, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया के हम बोलते हैं नियर साइटनेस। लेकिन और आपके एक और है जिसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जो दूरदृष्टि के लिए होता है। ठीक है, ये होता है हमारा नियर साइटनेस होता है, हमारे फार साइटनेस के लिए होता है। ठीक है, तो इसको इसका अपोजिट भी जानते रहिएगा। और बढ़ते आगे प्रश्न तरफ, डॉट 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 इनकम्प्रेसेस लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यहाँ क्या बोलते हैं? डिस। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया को हम बोलते हैं मैथमेटिकल जो हमारा कैलकुलेशन डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है, जो भी एक प्रकार से क्या है डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो देखो कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 2 प्रश्न में मुलाकात हो गई अभी तक। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ।
और आप पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव हम देखते हैं जहां पर आता है राइट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब यहाँ तक अभी से प्रश्न आपके थे बहुत शॉर्ट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब यहाँ से आपके राइट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 प्रश्न देते हैं। तो इसको करना कितना, आपको सिर्फ 5 करना है। आप कोई बात नहीं है कि इसमें से 1 2 3 4 5 करें, ऐसा नहीं, आपको इसमें से कोई भी स्कैटर फॉर्म में आप कर सकते हो, मतलब तितर बितर के रूप में आप इसको यहाँ से कोई भी आपको जो आता है आप उसको प्रश्न को लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एज ए स्टूडेंट के हिसाब से जिसको आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस प्रश्न को कर सकते हो। हमारा पहला प्रश्न क्या है, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। क्या है, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज है कि हमें जो डिसेबिलिटी है उसको रोकथाम के लिए हमें क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए। हमारी पहला रणनीति देखना चाहिए कि हमें अवॉइड स्मोकिंग, क्या होना चाहिए, जो हम बोलते हैं ना ये अवॉइड स्मोकिंग। आज वर्तमान समय बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं भाई साहब, तो हमें क्या है स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करना है, पहली बात। स्मोकिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है नहीं करना चाहिए। देन टोबैको, आप टोबैको को पता ही होगा, मुझे भी नहीं पता होगा शायद। ठीक है, टोबैको जो होता है जिसको हम अपने भाषा में खैनी बोलते हैं, लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। एंड एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है ये स्टडीज बनाओ कि जो कि नहीं करना चाहिए, हम चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे टोबैको हो। ठीक है, इस तरह गुटखा तंबाकू हमको नहीं सेवन करना चाहिए। और साथ साथ कुछ इसमें है स्ट्रेटजी हमें बनाना चाहिए, जैसे एक्सरे हुआ, ठीक है, और कुछ मेडिसिन हुआ। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह के द्वारा ही लीजिए। ठीक है, आप इधर उधर की दवाएं सेवन ना करें, उस समय भी ना करें जिस समय आप खासकर जब प्रेग्नेंट हो उस समय, और नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत से स्ट्रेटजीज बनाकर, बहुत रणनीतियां बनाकर डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। ठीक है, एंड आपका आता है डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस देखा जाए दोस्तों तो बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, रेयर केस में होता है, और यह होता है हमारा विजन। ठीक है, क्या होता है, विजन प्लस हमारा क्या होता है, हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, हियरिंग लॉस होता है, दो चीजों को इसमें शामिल होता है एक ही व्यक्ति के अंदर। यहाँ मान लो कोई एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, अब एक व्यक्ति को जो आई साइट ए भी अफेक्टेड है, देन जो आपका ईयर साइट है, ठीक है, दोनों अफेक्टेड है, मतलब वो सुन भी नहीं पा रहा है, मतलब उसके कान में प्रॉब्लम है। ठीक है, डेफ बहरा भी है, देन वो ब्लाइंड भी है। ठीक है, अगर देखा जाए डेफ ब्लाइंड को रेयर केसों में मिलता है, केस ज्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन डेफ ब्लाइंड भी होते हैं। तो डेफ ब्लाइंड 4 तरीके के होते हैं। डेफ ब्लाइंड 4 तरीके जो होते हैं, जो हमारा पहला होता है वो कॉग्निटिवली डेफ ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, देन हमारा होता है बॉर्न डेफ, जो कि डेफ ऑलरेडी डेफ मतलब मुकबधिर बच्चे जो जन्म से पैदा होते हैं, जिसको हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड बॉर्न ब्लाइंड, जो मतलब जब पैदा होते तभी वो क्या होता है, दृष्टि बाधित होते हैं। ठीक है, इसको विजन इम्पेयरमेंट हुआ रहता है, उनको दृष्टि दोष पहले से रहता है, जो पैदा होते हैं तभी से। अब अगर आप प्रिवेंशन किया रहता शायद नहीं होता, लेकिन लोग नहीं समझते तो करते हैं। मेरा दोस्तों सभी से आग्रह है काफी इस तरीके के कंडीशन दूर रहे। ठीक है, एंड हमारा जो नंबर 4 आता है एक्वायर्ड हियरिंग एंड विजन लॉस होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इन द सेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, सॉरी इसको हम यहाँ पे स्लाइड खींचते हैं, डिसेबिलिटी चलाया, यहाँ पर होता है एक्वायर्ड मतलब जो एक्सीडेंट हो गया कहीं पर। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, इस तरीके से अगर जो हम एक्वायर्ड करते हैं, मतलब कि सोसाइटी या फिर कोई एक्सीडेंटल कोई इवेंट घटित हो जाता है, उसके माध्यम से अगर कोई डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है तो भी उसको हम डेफ ब्लाइंड कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो 4 तरीका से डेफ ब्लाइंडनेस होते हैं जो कि होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कि अधिगम अक्षमता का अवधारणा। अधिगम अक्षमता नाम से पता चलता है कि वह विद्यार्थी है, वह स्टूडेंट है जिसके अंतर्गत बच्चे को किसी कंटेंट को, किसी पैरा को पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने संबंधित होती है, करना करने संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक है, एंड उनको उल्टा दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, तो उनको क्या दिखेगा, इस तरह से दिखना हो सकता है। ठीक है, इस तरह से दिखना हो सकता है, और मान लो जे है, ऐसे है तो उनको दिखेगा कि इस तरह से दिखने लगे। तो इस तरीके से जो अल्फाबेट होता है, वर्ड होते हैं, हमारी मात्राएं होती हैं, उनको भी नहीं साइट है तो वो क्या होता है, हाँ, समस्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। और जो अधिगम क्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यह एक प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है, मेंटल डिसऑर्डर, और एक हिडन डिसेबिलिटी है ये। आप किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्टूडेंट को देखकर आप नहीं प्रिडिक्शन कर सकते को लर्निंग डिसेबिलिटी, जब तक आप उसे इस तरीके से कार्य नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के एक कॉन्सेप्ट रहा।
और नेक्स्ट हमारा चौथा आता है नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन। ठीक है, क्या जरूरत है, आवश्यकता, इंपॉर्टेंस जो हमारे आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप और पहचान की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप और पहचान की अगर हम करते हैं, ठीक है, करते हैं कि जो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसमें आपके चाहे पेरेंट्स हो, एजुकेटर्स हो, खास आइडेंटिफिकेशन में हमारे पेरेंट्स हो और जो हमारे प्रोफेशनलिज्म या मेडिकल वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। वही आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बच्चा डेफ है, विजुअल इंपेयरमेंट है, कोई और डिसेबिलिटीज ग्रसित है। दोस्तों मैं बता दूं यह प्रश्न जो है विगत वर्षों में भी आ चुका है। आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ही आता है रहता है प्रश्न, जितने एग्जाम अब तक हुए हैं ये यहाँ पे चौथे नंबर पर, उसमें कहीं पे तीसरे चौथे आठवें कहीं प्रश्न पूछा रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है, आइडेंटिफिकेशन है, अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप कर लेते हैं जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें हम शामिल पहले करते हैं किसको, उसको मैं बता देता हूँ आपको, पेरेंट्स को शामिल करते हैं। ठीक है, और हम देखिए इसमें और मैं बता दूं ये प्रश्न और ये प्रश्न देखो इसमें सिमिलरिटी आपको मिलेगा प्रश्नों में। ठीक है, सिमिलरिटी मिलेगा। ठीक है, तो उनमें हम पेरेंट्स शामिल करते हैं, एजुकेटर शामिल करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल को हम शामिल करते हैं और साथ ही साथ है यह जो कि शामिल करके हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं बच्चे में अगर एग्जैक्ट इसमें क्या डिसेबिलिटी क्या समस्याएं आती हैं। देन इंटरवेंशन के माध्यम से जब हम करते हैं तो हम उसको हम क्लिनिकल प्रदान करते हैं, फिजिकल जिससे उनका डेवलपमेंट कर सके, कॉग्निशन डेवलपमेंट कर सके और उनमें कम्युनिकेशन, सोशल, इस तरीके से इमोशनल और हम डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अगर इंटरवेंशन करेंगे तो, अगर आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये सब आपको डिले हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत बहुत आवश्यकता है आइडेंटिफिकेशन की और इंटरवेंशन की, जिससे सभी डेवलपमेंट हम कर सके और जो उनकी स्थिति है उसमें हम क्या कर इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एजुकेशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है, हम यहाँ पर है जो एसडी बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, एसडी बच्चे होते हैं उनको एजुकेशनल की नीड जो हमारी शैक्षिक आवश्यकता है कि अगर, क्योंकि देखिए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ये भी है, तो इन बच्चों को भी अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो उनको आवश्यकता है उनको शिक्षित करें, उनको ट्रेंड करें, उनको एक्सपर्ट करें, उनको चाहे डेली एक्टिविटीज कराएं। ठीक है, इस तरीके से हम उनके अंदर जो है कि एजुकेशनल इंप्लीमेंट कर सकते हैं एएसएसडी बच्चों के अंतर्गत। देन आपका आता है पांचवें नंबर पर, सॉरी छठवें नंबर पे है निपमेट। निपमेट पहले तो मैं बता दूं नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। जो अभी आपने देखा ट्रू एंड फॉल्स में पहला प्रश्न था आपका जो विजुअल है इम्पेयरमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहां प्रश्न पूछा है क्या, चेन्नई में। ठीक है, तो गलत, चेन्नई में स्टेब्लिश क्या है, निपमेट तमिलनाडु में है। ठीक है, और 2005 में इसकी स्थापना हुई है। इसके ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है कि जो डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन की व्यवस्था कराना है। ठीक है, और साथ साथ उसको प्रबंधन करना है और साथ ही साथ उसको हमको ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग हमें रिहेबिलिटेट करना है। ठीक है, उनको प्रशिक्षण पुनर्वास करना है और साथ साथ उनको रोजगार प्रदान करना है। अगर जो मल्टीपल डिसेबल है, ठीक है, उनको हम ट्रेन करें और उनकी योग्यता के अनुसार क्या करें, उनको रोजगार भी प्रदान करें। ठीक है, रोजगार भी प्रदान, उनको शिक्षा भी प्रदान करें। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है और उनको अलग अलग सर्विस और प्रोग्राम के माध्यम से उनको ट्रेन करते हैं जिससे वो अपने जीवन में भी रोजगार प्राप्त कर सकें, समावेशी हो सके और समाज से जुड़ सके। तो ये निपमेट का ऑब्जेक्टिव है। देन आपका आता है सातवें नंबर पर आपका प्रश्न है होम बेस्ड मॉडल ऑफ इंटरवेंशन। क्या है, होम बेस्ड मॉडल ऑफ इंटरवेंशन। दोस्तों इस ज्यादा से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड होम बेस्ड मॉडल ऑफ इंटरवेंशन में क्या आपको क्या लिखना है कि जो घर आधारित आपका हस्तक्षेप है, ठीक है, उसके अंतर्गत आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक होता है एक्टिविटी बेस्ड, एक होता है कम्युनिकेशन बेस्ड। ठीक है, और एक आपका अगर हम दो को शामिल करने में बहुत चीज शामिल कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड में क्या कर सकते हैं हम कि डेली एक्टिविटी करवा सकते हैं जो अपने घर पर करते रहते हैं। ठीक है, डेली रूटीन माध्यम से उनको कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उनको जो एक्टिविटीज कराते हैं वो चाहे रीडिंग राइटिंग एकेडमिक लेवल का हम करवा सकते हैं, लेखन लेखन पढ़न कौशल करवा के। ठीक है, देन हम उनको क्या कर सकते हैं कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके माध्यम से कि वो
अपने से लोगों से ग्रुप में क्या करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, ठीक है, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट हो, ठीक है, तो होम बेस्ड इंटरवेंशन है, ठीक है। और उनसे हम जो मैथ कोई प्लेइंग करवा रहे हैं, उसमें हम वर्बली या नॉन वर्बली जो कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको राइमिंग जो गेम्स होते हैं उनको करवाने चाहिए, जो पजल्स है उनको करवाने चाहिए। इस तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटीज को इंक्लूड करके होम बेस्ड एक मॉडल इंटरवेंशन कर सकते हैं बच्चे के साथ, ठीक है, जिससे बच्चे में इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो डिसेबिलिटी पहचान करने माता पिता की क्या भूमिका है, क्या उनका योगदान है? तो नो डाउट बहुत योगदान। देखिए एक तरफ इसको हम पेरेंट्स कर देते हैं, अब इसके तरफ से सभी शाखाएं होंगी। अब यहाँ चाहे क्लिनिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे यहाँ पर प्रोफेशनल, ठीक है, कोई भी फील्ड का व्यक्ति हो, ठीक है, तो पहले वो किससे मिलेगा? पेरेंट्स से मिलेगा। ए भी मिलेगा तो पहले पेरेंट्स से मिलेगा, ए भी व्यक्ति मिलेगा तो किससे? पहले पेरेंट्स से मिलेगा, है कि नहीं? अगर पेरेंट्स से मिलेगा तभी तो जान पाएगा ना कि बच्चे में कितने दिन से, कब से क्या समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, है कि नहीं? अगर कोई बच्चा मान लो एचआई बच्चा है, ठीक है, तो बोलेंगे ना कि हाँ बच्चे में क्या समस्या है, क्या नहीं आ रही, कब से आ रही, कैसे आ रही। चाहे मेडिकल वाले अगर पूछेंगे उसके जिस तरह मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे आप कोई आप जाते हो मेडिकल शॉप दवा लेते हो, आप पूछते हैं ना भाई इसके पहले आप क्या दर्द कर रहा है, बदन दर्द का तकलीफ है, आपका माथा दुख रहा है, इस तरीके से। तो इसे पेरेंट्स को पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स माना कि पढ़ा लिखा ना हो, नो डाउट बहुत पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, बहुत पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, इट डजंट मीन ये कोई मैंने मान रखता है कि पेरेंट्स कितना पढ़ा लिखा है, या फिर उनके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, क्लिनिकल नहीं है, ये मैटर नहीं रखता। मैटर यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे के साथ ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड किए हैं, तो उनको ज्यादा अनुभव अपने बच्चे के बारे में पता है, उनकी एक एक एक्टिविटी उनके बारे में पता है, एक एक उनका एक एक कंपोनेंट उनको पता है कि हमारे बच्चे में क्या लैकिंग है, क्या उनको कमियां है, ठीक है। तो ये व्यक्ति इनसे पूछेगा, वो जांच पड़ताल कर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। क्लिनिक वाला इनसे पूछेगा पेरेंट्स से, वो हिसाब से अपना क्लिनिक चालू करेगा। एंड प्रोफेशनल उनसे ही पूछेगा आप बच्चे में क्या कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी में। दिव्यांगता की पहचान करने माता पिता की बहुत बड़ा भूमिका माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस प्रश्नों को लिखने थे। आई होप आप इस तरह से लिखे होंगे दोस्तों। एक बार फिर से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है कमेंट लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों ज्यादा शेयर करिए, जिससे को अपने दोस्तों से मैच कर सकते हैं हमने क्या लिखा है, हम कितना नंबर गेन कर सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आपका पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं दिव्यांगता का परिचय, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।